हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दीपा कौशिक, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज राजगढ़। आज के वीडियो लेक्चर में बीए सेकेंड ईयर पेपर सेकंड में हमारा टॉपिक है राजपूताना में मराठा आक्रमणों के कारण और परिणाम पार्ट 2। पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको मराठा आक्रमणों के कारण और बूंदी तथा जयपुर के उत्तराधिकार संघर्ष के बारे में बताया था। आज जो हमारा चर्चा का विषय है वो है जोधपुर और मराठे तथा मेवाड़ और मराठे। पहले हम चर्चा करते हैं जोधपुर राज्य में उस समय किसका शासन था कि 1724 से 1740 ईस्वी तक जोधपुर में राजा अभय सिंह गद्दी पर बैठे और उनके भाई बख्त सिंह जो थे उन्हें नागौर का परगना मिला। अभय सिंह और बख्त सिंह दोनों में प्रारंभ से ही संघर्ष चलता रहता था। बख्त सिंह जोधपुर का राज सिंहासन प्राप्त करना चाहते थे। अतः 1735 ईस्वी में मराठों ने जोधपुर पर आक्रमण किया, लेकिन राठौरों की सेना ने उन्हें के साथ जबरदस्त संघर्ष किया और मराठे जोधपुर पर अधिकार करने में सफल नहीं हुए। कुछ समय पश्चात पेशवा ने मराठों को वापस बुला लिया। इसी बीच 1749 ईस्वी में अभय सिंह की मृत्यु हो गई और अभय सिंह की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र राम सिंह गद्दी पर बैठे। अभय सिंह की मृत्यु के पश्चात कुछ समय बाद ही बख्त सिंह ने जोधपुर के सिंहासन पर अधिकार कर लिया और राम सिंह को परास्त कर दिया। राम सिंह जयपुर चले गए और उन्होंने मराठों से सहायता की बात कही। मराठों ने एक छोटी सेना राम सिंह के सपोर्ट के लिए भेज दी, जिसका कि बख्त सिंह के साथ युद्ध हुआ। इसी बीच 1752 में बख्त सिंह की भी मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र विजय सिंह जो था वो गद्दी पर बैठा। अब जो संघर्ष था वो राम सिंह और विजय सिंह के मध्य था। अतः 1754 में राघोजी ने जयप्पा सिंधिया को राम सिंह को की सहायता के लिए भेजा और उन्हें जोधपुर की गद्दी पर बैठाने में वो सफल हुए। विजय सिंह को ये बात अच्छी नहीं लगी, अतः दोनों में पुनः संघर्ष प्रारंभ होता। लेकिन इस समय राम सिंह को मराठों का सहयोग प्राप्त था। जयप्पा सिंधिया और विजय सिंह के मध्य 1754 में मेड़ता का युद्ध हुआ, जिसमें विजय सिंह की सेनाएं यद्यपि वीरतापूर्वक लड़ी, उनका सामना उन्होंने वीरतापूर्वक करा, लेकिन विजय सिंह की सेना परास्त हुई। परिणाम स्वरूप विजय सिंह को अजमेर और जालौर का जो परगना था वो मराठों को देना पड़ा। लेकिन विजय सिंह इस बीच में भी जयप्पा सिंधिया के साथ वार्ता चालू रखी उन्होंने और उनकी सहायता लेने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें इसमें सफलता नहीं मिली। तब एक दिन विजय सिंह ने उनकी हत्या कर दी और विजय सिंह को ये लगता था कि संभवतः सिंधिया की मृत्यु के पश्चात मराठा शक्ति जो है वो कमजोर पड़ जाएगी और जोधपुर पर उनका अधिकार हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनकी मृत्यु के पश्चात दत्तोजी ने मराठा सेना का भार संभाला और संघर्ष जारी रखा। इसी बीच
विजय सिंह ने मुगलों, रुहेलों आदि से भी सहायता की बात करी, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। अंततः जब उन्हें लगा कि अब कोई बात बनती नजर नहीं आ रही, तब उन्होंने मराठों के साथ एक समझौता कर लिया, जिसमें उन्होंने मराठों को 50 लाख रुपए देने की बात कही, जिसकी प्रथम किश्त 25 लाख उन्होंने मराठों को एक बार में दे दी और शेष 25 लाख जो थे उन्होंने वो आगामी 2 किश्तों में हर्जाना देने की बात कही। साथ ही उन्होंने राम सिंह को जालौर का नगर और आधा मारवाड़ राज्य भी देने की बात कही, लेकिन विजय सिंह अभी भी जोधपुर राज्य को प्राप्त करना चाहता था, लेकिन जब तक राम सिंह जीवित रहा तब तक वो इस कार्य में सफल नहीं हुए। उनकी मृत्यु के पश्चात ही उसे अपने कार्य में सफलता मिली। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेवाड़ और मराठे। पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब मराठों ने उत्तर भारत की ओर बढ़ना प्रारंभ किया तो सर्वप्रथम उन्होंने मालवा और गुजरात पर अधिकार करने की बात सोची, लेकिन और जब वो लोग मालवा की तरफ बढ़ रहे थे तभी मेवाड़ के महाराजा संग्राम सिंह ने मुगल सरदारों को इस बात के लिए आगाह किया था कि मराठे जो हैं भविष्य में मेवाड़ में प्रवेश कर सकते हैं और राजपूताना के लिए संकट उत्पन्न कर सकते हैं। प्रारंभ में उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इससे पूर्व बूंदी के उत्तराधिकार संघर्ष में एक पक्ष ने मराठों का सैनिक सहयोग क्रय किया था, तो उन्हें राजपूताना में हस्तक्षेप का वैसे ही अवसर मिल गया था। अतः जब उन्होंने मालवा पर अधिकार कर लिया तब उन्होंने उदयपुर की तरफ बढ़ना प्रारंभ किया और मेवाड़ के शासक ने उन्हें चौथ देने की बात के लिए भी हामी भर ली। जब मराठे उदयपुर की तरफ बढ़े, मेवाड़ की तरफ बढ़े, तब प्रारंभ में एक हल्का संघर्ष हुआ जिसमें कि राजपूताना ने उनका विरोध किया, लेकिन दूसरी तरफ जैसा कि हमने जब जयपुर का उत्तराधिकार संघर्ष पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि माधो सिंह, ईश्वरी सिंह और माधो सिंह जो 2 भाइयों में जब युद्ध चल रहा था उत्तराधिकार का, तब माधो सिंह के जो मामा थे जगत सिंह, उन्होंने मराठा शक्ति के हस्तक्षेप करने की बात कही थी। परिणाम ये हुआ कि मराठे जो हैं अब वो मेवाड़ में उन्हें हस्तक्षेप का एक मौका मिल गया। इसी बीच महाराजा राज सिंह की और प्रताप सिंह की मृत्यु हो गई। तत्पश्चात जयसिंह द्वितीय जो थे वो गद्दी पर बैठे, लेकिन वो बहुत उनकी अवस्था छोटी थी, इसलिए इस समय मेवाड़ में मराठों की शक्ति को रोकने के लिए उन्हें मराठों को काफी धन दिया गया। कुछ समय पश्चात राज सिंह के चाचा अरि सिंह जो थे उन्होंने मेवाड़ पर अधिकार कर लिया, लेकिन राजपूत सरदार जो थे वो उनके व्यवहार से प्रसन्न नहीं थे और उन्होंने राज सिंह की मृत्यु के उपरांत उत्पन्न उनके पुत्र रतन सिंह को गद्दी पर बैठाने की बात सोची और इसके लिए उन्होंने मराठों का सहयोग लेने के लिए अपना मन बनाया। इसी बीच अरि सिंह को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने भी मराठों के सामने सहायता की बात कही, लेकिन वो मराठों को 20 लाख रुपए दे रहे थे, जबकि रतन सिंह वाला जो पक्ष था वो उन्हें 50 लाख रुपए दे रहा था। अतः मराठे जो हैं वो महादाजी सिंधिया के नेतृत्व में उन्होंने रतन सिंह को सहयोग देने की बात स्वीकार कर ली और इसके पश्चात वो उदयपुर से आगे बढ़े। जब अरि सिंह को ये पता चला कि मराठे मेवाड़ में आगे बढ़ रहे हैं तो उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर उन दोनों का आमना सामना हुआ, जिसमें कि मराठों ने अरि सिंह को
परास्त किया और अरी सिंह उदयपुर चले गए। उदयपुर में जाकर उन्होंने शरण ली। उदयपुर पहुंचने के पश्चात मराठों ने उदयपुर की तरफ अपना रुख किया और तत्पश्चात विवश होकर अरी सिंह को उनके साथ 1769 में एक समझौता करना पड़ा, जिसमें उन्होंने मराठों को 60 लाख रुपए देने की बात कही। क्योंकि उनके पास अभी इतना धन नहीं था, अतः उन्होंने 8 लाख रुपए उन्हें नकद देने की बात कही, नकद दिए और काफी राशि के सोना, चांदी और कीमती रत्न उन्हें दिए। साथ ही साथ उन्होंने रत्न सिंह को 75,000 रुपए वार्षिक आय की जागीर और मंदसौर का परगना देना स्वीकार किया और जो शेष रकम बची थी उसे उसके रूप में उन्होंने 4 जो परगने थे वो मराठों को दे दिए और ये कहा कि जब उनके द्वारा बताई गई रकम से इनके होने वाली आय पूर्ण हो जाएगी, उसके पश्चात मराठे इन रियासतों को उन्हें सौंप देंगे। लेकिन मराठों ने अंत समय तक उन क्षेत्रों पर अपना ही अधिकार रखा। इसके पश्चात मराठा हस्तक्षेप दिन प्रतिदिन मेवाड़ में बढ़ता चला गया, क्योंकि वहां पर चूड़ावत और शक्तावत राजपूतों में संघर्ष प्रारंभ हो गया और मराठे जो थे कभी चूड़ावतों का और कभी शक्तावतों का सहयोग करते। तो हम देखते हैं कि मराठा हस्तक्षेप दिन प्रतिदिन, चाहे वो बूंदी की बात हो, चाहे जयपुर, चाहे जोधपुर और चाहे मेवाड़, मराठा हस्तक्षेप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। वो उनसे हट जाने के रूप में राजपूतों से अत्यधिक मात्रा में धन वसूल करते और जब वो उस धन को अदा नहीं कर पाते तो वो उनसे चौथ और अन्य नजराने वगैरह लिया करते थे। राजपूताना की केवल 2 रियासतें जैसलमेर और बीकानेर ऐसी थी जिनमें मराठा हस्तक्षेप नहीं कर पाए। अब हम एक नजर डालते हैं मराठा आक्रमणों के परिणाम पर। पहला कि राजपूत राज्यों पर मराठा प्रभुत्व की स्थापना हो गई। जैसे कि हम अभी देखते ही आ रहे हैं कि जो राजपूताना के महत्वपूर्ण क्षेत्र थे उन पर उन्होंने, हालांकि कोई मराठा आक्रमणकारी के रूप में नहीं आए, लेकिन उन्होंने बड़े सहयोगी के रूप में उन्हें सहयोग देकर उनसे अपनी इच्छा अनुसार हर्जाना वसूल किया और हर्जाने के साथ साथ उन्होंने अपने कुछ अधिकारी उन राज्यों में नियुक्त कर दिए जो कि समय समय पर उन राजपूत राज्यों से बहुत अधिक धन की मांग किया करते थे और जब राजपूत उस मांग को पूर्ण नहीं कर पाते थे तो चौथ तथा अन्य रूप में वो उनसे पैसा वसूल करते। नेक्स्ट आता है आर्थिक दुर्दशा। मराठा आक्रमणों के परिणाम स्वरूप राजपूतों की स्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय होती गई, क्योंकि राजपूताना में प्रारंभ से ही कृषि बहुत अच्छी नहीं थी, जिसके कारण व्यापार और व्यवसाय भी बहुत अधिक नहीं था। लगातार युद्धों में रत रहने के कारण उनकी बहुत अधिक आर्थिक हानि हो रही थी। आय के साधन सीमित होते जा रहे थे। मुगलों का सहयोग मिलना बंद हो गया था। अतः राजपूतों की आर्थिक दशा दिन प्रतिदिन गिरने लगी। सैनिक शक्ति का पराभव। जब तक राजपूत जो कि महत्वपूर्ण राजपूत राजा थे, जैसे जय सिंह, जसवंत सिंह, राय सिंह, इन लोगों ने जब मुगलों का सहयोग किया तो मुगल इनकी शक्ति से प्रभावित थे और वही ये राजपूत राज्य थे जिन्होंने की मुगलों के साम्राज्य विस्तार में सहयोग प्रदान किया। लेकिन अब महत्वपूर्ण मुगल शासकों की मृत्यु के पश्चात मुगल सत्ता का भी पराभव होने लगा था। राजपूतों को उनका सहयोग मिलना बंद हो गया था, जिसके कारण ये राजपूत राज्य जो थे वो अपने सैनिकों और
को उतना प्रशिक्षित नहीं कर पाते थे, न ही उनके पास अब बहुत अच्छे घुड़सवार सेना थी, जिसके कारण इनका सैनिक शक्ति का पराभव होने लगा। शासकों और सामंतों के आपसी संघर्ष। जब तक मुगल सत्ता प्रभावशाली थी, अकबर, जहांगीर, शाहजहां जैसे शासक थे, इन्हें राजपूतों का सहयोग प्राप्त था, तब तक जो राजपूत राज्य में सामंत थे वो भी किसी प्रकार का विद्रोह या अपनी शक्ति को प्रदर्शित नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे राजपूत राज्यों की अवनति होने लगी और राजपूतों और सामंतों में क्या हुआ, आपसी संघर्ष बढ़ने लगा, क्योंकि सामंत भी अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने लगे, अपनी स्वतंत्र जागीरों की बात कहने लगे, जिसका परिणाम ये हुआ कि इन दोनों के आपसी संबंध बिगड़ने प्रारंभ हो गए। मराठों का राजपूतों के सहयोग से वंचित होना। अब मराठे क्योंकि लगातार उत्तराधिकार के युद्ध में राजपूतों के विरुद्ध युद्ध कर रहे थे, तो जो एक पक्ष होता था वो उनका सहयोगी हो जाता था और दूसरा पक्ष जो होता था वो उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं होता था या उनका विरोधी हो जाता था। ऐसी स्थिति में और जो विजित राजपूत भी होते थे वो उनको हर जाने के रूप में पूर्ण धन अदा नहीं कर पाते थे। परिणाम ये होता था कि मराठे जो हैं वो चौथ, नजराना, भेंट या कहें लूटमार के रूप में उनसे खूब धन वसूल करा करते थे। यही कारण था कि राजपूत जो है वो मराठों के विरुद्ध हो गए और जब पानीपत का तृतीय युद्ध जो कि मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ, उसमें राजपूत राज्यों ने मराठों का सहयोग नहीं किया। राजपूतों को अंग्रेजी संरक्षण में धकेलना। अब लास्ट पॉइंट हम देखते हैं कि जैसे जैसे मराठे और राजपूतों के संबंध कटु होते चले गए, तो और मराठे राजपूती रियासतों में अधिक हस्तक्षेप करने लगे, तो इन लोग के संबंध बिगड़ने पर और जब तृतीय पानीपत के युद्ध में मराठे परास्त हो गए, तो राजपूतों को ये लगने लगा कि अब मराठा शक्ति जो है वो समाप्त हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ समय पश्चात महादाजी सिंधिया और होलकर के नेतृत्व में मराठे पुनः उठ खड़े हुए और वो राजपूती राज्यों पर फिर से धावे बोलने लगे। ऐसी स्थिति में राजपूतों ने अंग्रेजों से उसमें संरक्षण लेने की बात सोची, लेकिन प्रारंभ में अंग्रेज जो थे उन्होंने राजपूतों को संरक्षण प्रदान नहीं किया। बाद में कुछ समय पश्चात जब वो भी राजपूताना रियासतों की नब्ज को समझ गए, तब उन्हें अंग्रेजी संरक्षण मिला और तत्पश्चात ही राजपूत जो हैं वो मराठा हस्तक्षेप से मुक्त हुए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राजपूताना राज्यों में मराठों का जो हस्तक्षेप था, जो मराठों ने उत्तराधिकार संघर्ष में किसी भी एक पक्ष के बुलाने पर उनका सहयोग किया, उनके लिए तो वो फायदेमंद रहा। उनका साम्राज्य का विस्तार हुआ, उन्हें आर्थिक रूप से बहुत अधिक धन की प्राप्ति हुई, लेकिन कुल मिलाकर वो राजपूताना के लिए हानिकर ही रहा। थैंक यू।